हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग मटेरियल्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और उसके पीवाईक्यू को। कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग मटेरियल्स जो कि 8 सेमेस्टर का एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, उसमें से हम लोग आज कुछ टॉपिक्स को इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और उसके पीवाईक्यू को डिस्कस करेंगे, जिसके थ्रू हम लोग एक से दो वीडियो में हम लोग पूरा जो सब्जेक्ट होगा, ये जो कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग मटेरियल का जो पूरा सब्जेक्ट है वो इजीली कवर कर सकते हैं। तो अगर हम लोग सब्जेक्ट और सिलेबस कन्फिग्रेशन को देखें तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो है स्टोन, फिर आता है ब्रिक, फिर आता है मोर्टार, फिर कंक्रीट, पीसीसी, आरसीसी, पीएससी, कंस्ट्रक्शन केमिकल, स्ट्रक्चरल स्टील, हाई टेंसाइल स्टील, कार्बन कंपोजिट, प्लास्टिक इन कंस्ट्रक्शन, रिसाइकलिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट, 3D प्रिंटिंग, और आता है क्वालिटी कंट्रोल। इतने टॉपिक हम लोग के सिलेबस में पढ़ना है, जो कि 8 सेमेस्टर के कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग मटेरियल के सिलेबस में पढ़ना है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कौन कौन से टॉपिक को कवर करेंगे, चलिए वो देखते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कंस्ट्रक्शन केमिकल को अ, आज के इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि कंस्ट्रक्शन केमिकल के टॉपिक को डिस्कस करेंगे, ब्रिक डिस्कस करेंगे, कंक्रीट डिस्कस करेंगे, पीसीसी डिस्कस करेंगे, आरसीसी डिस्कस करेंगे, पीएससी डिस्कस करेंगे। अगर किस सब टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन और किस किस ईयर में आए हैं वो बात करें तो कंस्ट्रक्शन केमिकल से 2023 में 7 मार्क्स के एक क्वेश्चन है, 2022 में 7 मार्क्स के एक क्वेश्चन है। अगर ब्रिक में चले तो इससे 4 क्वेश्चन हम लोग के यूनिवर्सिटी एग्जाम में आए हैं। 7 मार्क्स का 2022 में, 7 मार्क्स का 2022 में, 7 मार्क्स का 2023 में और 7 मार्क्स का 2023 में। अगर कंक्रीट में बात करें तो इसमें भी 4 क्वेश्चन आए हैं, जिसमें एक क्वेश्चन ऐसा है जो अकेले 14 मार्क्स का आया है, और एक क्वेश्चन है जो 7 मार्क्स का आया है, और एक क्वेश्चन जो है वो 7 मार्क्स का आया है। तो बेसिकली ये, और फिर पीसीसी और आरसीसी का जो बेसिकली डिफरेंस पूछता है और डेफिनेशन पूछता है वो है, और पीएससी जो प्री स्ट्रेस कंक्रीट होता है वो 7 मार्क्स का आता है। बेसिकली ये देखें तो ये जो पार्ट वन जो है वो बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, जिसमें ये 1 2, एक सेकेंड मैं लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यूनिवर्सिटी के 12 क्वेश्चंस हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले अब बात करते हैं कि ब्रिक की। तो ब्रिक आखिर होता क्या है और ब्रिक कितने टाइप्स के होते हैं, ब्रिक्स के क्या क्या फंक्शन होते हैं, ब्रिक्स मैन्युफैक्चर कैसे किया जाता है, ब्रिक्स ब्रिक्स को कैसे हम लोग टेस्ट करते हैं कि ब्रिक अच्छा है या नहीं, इंजीनियरिंग पर्पज से ब्रिक्स के लिए क्या है। तो सबसे पहले जैसा कि हम लोग देख रहे होंगे यहाँ पे कि ये क्या है, हम लोग के घरों में जो आता है, जो हम लोग नॉर्मल क्ले ब्रिक यूज करते हैं, वो ब्रिक यही है, ये है क्ले ब्रिक। अगर साइज की बात करें तो स्टैंडर्ड और एक्चुअल और मॉड्यूलर साइज जो होता है 19 × 9 × 9 सेंटीमीटर, ये आईएस कोड के द्वारा रिकमेंडेड साइज होता है कि कितना साइज होना चाहिए, 19 × 9 × 9 सेंटीमीटर। अगर नॉमिनल साइज वैसा साइज होता है कि मोर्टार के बाद जो लगाने के बाद जितना साइज आएगा वो होगा 20 × 10 × 10 सेंटीमीटर। आखिर मोर्टार होता क्या है, तो मोर्टार भी एक अलग टॉपिक है, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो मोर्टार होता है किसका, सीमेंट प्लस सैंड प्लस वाटर, इसका जो मिक्सचर होता है उसी को हम लोग मोर्टार कहते हैं। अब अगर सीमेंट 1 रेशियो में हो, सैंड 1 रेशियो में हो, उसका अगर हम लोग फिलर लगाते हैं, उसका अगर जो ब्रिक लेइंग में जब दीवार का चिनाई या दीवार को जब बनवाते हैं तो उसमें जब करते हैं तो उसे हम लोग मोर्टार कहते हैं। उसी के कारण जो जो एक्स्ट्रा मटेरियल जो मोर्टार के कारण लगता है, उसी के कारण 1 1 सेंटीमीटर लेंथ में, ब्रेथ में और हाइट में जो इंक्रीमेंट आता है, उसी के कारण नॉमिनल साइज डिसाइड करते हैं। अब थिकनेस कितना देते हैं, या तो 10 mm याद रखिए या तो 1 सेंटीमीटर याद रखिए। और अगर फ्रॉग ऑफ ब्रिक की बात करें तो फ्रॉग क्या होता है, फ्रॉग देखिए कि सबसे पहले क्या होता है कि ब्रिक के टॉप सरफेस पे जो ग्रूविंग कटा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्रॉग कहते हैं। ये वीडियो में ये फिगर में आपको दिख रहा होगा कि ये ब्रिक है,
उसमें ये क्या है, देखिए एक ये बाउंड्री जो मार्क जहाँ पे पेन चल रहा है वहाँ पे देखिए ये ग्रूविंग कटा हुआ है। बेसिकली ये ग्रूविंग क्या करता है कि किसी एक ब्रिक में जब मोटार फिल करते हैं तो वो दूसरे ब्रिक के से जब अटैच कराते हैं तो वो बाइंडिंग प्रॉपर दे सके और कंपनी का ये क्या हो सके, प्रॉपर मार्किंग हो सके कि ये इस कंपनी का ब्रिक है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि एस एस बी नाम की कंपनी जो ब्रिक को इस मैन्युफैक्चर कर रही है उसका भी नाम दिया हुआ है। इट इज गिवन ऑन द टॉप फेस ऑफ ब्रिक, ठीक है। डिप्रेशन मतलब कि ग्रूव कटा होता है टॉप फेस पे, इट इज यूज फॉर एडवर्टीजमेंट पर्पस। ये भी हो गया, इट इज एक्ट एज की बिटवीन टू ब्रिक और गिव बाइंडिंग प्रॉपर्टीज। ये दो ब्रिक के बीच में की प्रोवाइड करता है और ये बाइंडिंग प्रॉपर्टी देता है। अगर साइज ऑफ फ्रॉक की बात करें तो साइज क्या होता है, 10x4x1, यानी 10 होगा लेंथ में, आपको इधर से मार्क में कर दे रहा हूँ। 10 कहाँ पर से होगा, 10 होगा इधर से और 4 इधर से हो जाएगा। अगर 1 बात करें, ये जो डेप्रिसिएशन यानी जो गड्ढा देख रहे हैं हाइट, वो 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। डेप्थ ऑफ फ्रॉक की बात करें तो वो जनरली 1 से 2 के बीच में लाई करता है। अगर नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक देखेंगे कि ब्रिक को कितने क्लास में क्लासिफाई किया गया है। तो बेसिकली ब्रिक को क्लासेज में डिफाइन किया जाता है, यानी फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास। इस इसमें हम लोग देखेंगे, इस क्लासिफिकेशन में देखेंगे, फर्स्ट क्लास को भी डिस्कस करेंगे, सेकंड क्लास में भी, थर्ड क्लास में भी, फोर्थ क्लास में भी। अगर फर्स्ट क्लास ऑफ ब्रिक की बात करें तो इसमें जो मिनिमम स्ट्रेंथ होना चाहिए वो 10.5 MPa यानी 10.5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर हमारा जो स्ट्रेंथ होना चाहिए वो प्रोवाइड करना चाहिए। वो सबसे अच्छा और सबसे सुपीरियर ब्रिक कहलाता है फ्लाई ऐश ब्रिक। जो वाटर एब्जॉर्प्शन होना चाहिए वो मैक्सिमम 20%, यानी उससे कम ही हम लोग का वाटर एब्जॉर्प्शन आना चाहिए, यानी लेस देन 20%, लेस देन 20% आना चाहिए हमेशा। तो हम लोग का क्या होगा कि वो फर्स्ट क्लास ब्रिक में आएगा। और उसका जो शेप होना चाहिए वो रेक्टेंगुलर शेप होना चाहिए, यूनिफॉर्म चेरिश रेड, एकदम डीप रेड होना चाहिए, कलर में होना चाहिए, तब वो हमारा फर्स्ट क्लास ब्रिक होगा। उस पर ना तो कोई क्रैक मार्क होना चाहिए, ना तो डिस्टॉर्शन होना चाहिए। यूज कहाँ वहाँ कर सकते हैं तो लोड बियरिंग वॉल और फेस वॉल में, रेनफोर्स ब्रिक वर्क में, पॉइंटिंग वर्क में, ये सब जगहों पे हम लोग इस ब्रिक को यूज करते हैं। ये सब ब्रिक। अब हम लोग देखेंगे कि किसका, सेकंड क्लास ब्रिक का। तो सेकंड क्लास ब्रिक की बात करें तो सेकंड क्लास ब्रिक में क्या होता है कि उससे स्वाभाविक बात है कि नाम है सेकंड क्लास तो उसे थोड़ा सा तो क्वालिटी अंतर होगा ही। तो इसका जो होता है स्ट्रेंथ होता है 7.5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर या 7.5 MPa होता है। इसका जो होता है कि क्या, इसका जो होता है स्ट्रेंथ वो 7.5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। इससे कंपैरिजन में इतना इसका कितना था, 10.5 था, इसका है 7.5। स्वाभाविक बात है कि फर्स्ट क्लास को डिफ्रेंशिएट करने के लिए मिल गया। जो वाटर एब्जॉर्ब होगा उसका भी वैल्यू ये ज़्यादा देगा। जब भी इसे पानी में एब्जॉर्ब करेंगे तो ये 22% तक पानी को एब्जॉर्ब करेगा। इसमें से इस छोटा छोटा डिस्ट्रॉशन और क्रैक भी आपको विजिबल हो सकता है, जो कि नेकेड आई से आप लोग देख सकते हैं। यूज में क्या कर सकते हैं, इसको पार्टीशन वॉल में, नॉन लोड बियरिंग स्ट्रक्चर में इसको हम लोग यूज करते हैं। अगर थर्ड क्लास ब्रिक की बात करें तो थर्ड क्लास ब्रिक को अंडरबर्न्ट ब्रिक भी कहा जाता है। जो उतना अंडरबर्न्ट यानी पका ब्रिक ना हो। जैसे कोई क्या होता है, जैसे कि ये एक मान लीजिए भट्टी है, यहाँ पे एक लेयर में क्या है, आग लगा हुआ है, इस लेयर में आग, उसके ऊपर क्या है, ब्रिक है। ये सब क्या है, ब्रिक का जो स्टॉक है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो आग लगा हुआ है। अब ये वाला तो ओवर बर्न्ट हो जाएगा क्योंकि सबसे नजदीक ये है, सबसे नजदीक ये है तो ओवर बर्न्ट हो गया। ये वाला आपको परफेक्ट मिलेगा क्योंकि प्रॉपर बर्निंग हो रहा है। ये वाला भी परफेक्ट मिलेगा, ये वाला भी परफेक्ट मिलेगा। अब जो ऊपर है उसमें प्रॉपर बर्निंग नहीं हो पाएगा, जिस कारण से ये दोनों स्टॉक का जो ब्रिक निकलेगा वो होगा आपका थर्ड क्लास ब्रिक। अगर मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात करें तो इसमें हो जाएगा 3.5 MPa, यानी जब 3.5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर अगर आता है तो वो क्या कहलाता है, थर्ड क्लास ब्रिक। इसमें वाटर एब्जॉर्प्शन का वैल्यू भी 25% मतलब ज़्यादा मिल रहा है। और
अगर इसका कलर की बात करें तो ये येलो कलर, और इस येलो कलर में आपको अवेलेबल होगा थोड़ा थोड़ा मतलब येलोइश टेक्सचर अवेलेबल होगा। अब बात करते हैं फोर्थ क्लास ब्रिक की। जैसे ही फोर्थ क्लास ब्रिक की बात करें, जो कि होता है ओवरबर्nt ब्रिक या झामा ब्रिक, इसे हम लोग ओवरबर्nt ब्रिक भी कहते हैं और झामा ब्रिक भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक्सेसिव बर्निंग हो जाता है। मतलब कि जो भट्ठी में जब रहता है तो वहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे सबसे नज़दीक में होता है, फायर के सबसे नज़दीक में होता है, इसीलिए एक्सेसिव बर्निंग हो जाता है। हाई डिस्टर्ब शेप इसका जो होता है डिस्टर्ब होता है। मज़े की बात एक चीज़ देखना है, तो मज़े की बात यहाँ पे ये है, इसका जो स्ट्रेंथ होता है वो 40 मेगा MPa होता है, और वाटर एब्जॉर्प्शन 5% से भी कम होता है। इसका स्ट्रेंथ कितना आ गया? इसका स्ट्रेंथ आ गया 40 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, और वाटर एब्जॉर्प्शन 5% आ गया। फर्स्ट क्लास का स्ट्रेंथ कितना था? 10.5 न्यूटन पर स्क्वायर, और जो वाटर एब्जॉर्प्शन का वैल्यू था 20% के था। आखिर इसमें ऐसा क्या होता है कि जो इसका स्ट्रेंथ इतना ज़्यादा और फर्स्ट क्लास का इतना ज़्यादा, फिर भी ये फोर्थ क्लास कहला रहा है और ये कहला रहा है फर्स्ट क्लास? तो बात ये है कि सारा कुछ स्ट्रेंथ और वाटर एब्जॉर्प्शन भी डिपेंड नहीं करता, शेप भी होना चाहिए, टेक्सचर भी होना चाहिए, और भी प्रॉपर्टी है वो भी शो करना चाहिए। इसका जो होता है कि वो डिस्टर्ब शेप होता है, ब्रिटल ब्रिक होता है, जैसे ही इस पे लोड पड़ेगा वो चूर चूर हो जाएगा। इसी कारण से हम लोग इसे कहते हैं। इसका यूज बेसिकली हम लोग क्या एग्रीगेट में कर सकते हैं कि जहाँ पे मतलब कि एग्रीगेट खत्म हो तो झामा ब्रिक का यूज चूर के उसको यूज कर सकते हैं, या फिर फ्लोर में जो बेसमेंट क्रिएट करते हैं हम लोग, उसमें हम लोग इसका यूज इजिली ले सकते हैं। तो फोर्थ क्लास ब्रिक आपका कंप्लीट हो गया। तो अब नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो वो आता है, अच्छा हाँ, फिगर से आप इजिली देख सकते हैं कि ये है क्या, फर्स्ट क्लास ब्रिक है। ये हो गया फर्स्ट क्लास ब्रिक। इसमें आप देख सकते हैं कि चेरिस रेड है, शेप जो शार्प एज है, कॉर्नर भी शार्प शार्प है, कोई क्रैक का मार्क नहीं है। ये हो गया फर्स्ट क्लास ब्रिक। सेकंड क्लास ब्रिक में आप देख सकते हैं कि इससे कलर थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन इसमें भी शार्प एज आपको विजुअल हो रहे हैं। लेकिन थर्ड क्लास ब्रिक में आप देख सकते हैं डिस्टॉर्टेड शेप आ गया। इसे हम लोग इसीलिए इसको कहते हैं थर्ड क्लास ब्रिक। अगर फोर्थ क्लास ब्रिक की बात करते हैं, प्योरली डिस्टॉर्टेड है। और फिर क्या है, इसमें भी समझ सकते हैं, ये रहा आपका फोर्थ क्लास ब्रिक का अथे। तो यहाँ पे ब्लैक ब्लैक जो आपको दिख रहा है ये क्या है, ओवरबर्nt है। ओवरबर्nt होने के कारण शेप भी इसका मेंटेन नहीं है, इसी कारण से इसे हम लोग फोर्थ क्लास ब्रिक कहते हैं। अगर नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो कंपोजिशन ऑफ ब्रिक की बात करते हैं। तो क्या क्या अगर ब्रिक को बनाने के लिए कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट लगते हैं, तो पहला होता है सिलिका जो कि 50 से 60% होता है, एल्यूमिना होता है जो 20 से 30% होता है। फिर लाइम की बात करें तो वो 5% अप्रॉक्स 5% उसमें दिया जाता है। आयरन ऑक्साइड की बात करें तो 5 से 6%, मैग्नीशिया 1% होता है। अब आखिर किस कंस्टिट्यूएंट का क्या रोल है, अगर एक्सेस में डालेंगे तो उससे क्या इम्पैक्ट करेगा, इस पे बात करते हैं। अगर सिलिका डालेंगे तो सिलिका क्या करेगा, वो तो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, श्रिंकेज से बचाएगा, वार्पिंग से बचाएगा, और रिमेन इट्स सेल्फ, शेप को होल्ड करेगा। अगर इसको एक्सेस में डाल देंगे तो क्या करेगा, कोहेजन को ये डिस्ट्रॉय कर देगा और ब्रिक को क्या बना देगा, ब्रिटल। अगर एल्यूमिना की बात करें तो ये प्लास्टिसिटी को इम्पार्ट करेगा, इजी मोल्डिंग, मोल्डिंग में हम लोग को इजी क्रिएट करेगा। अगर श्रिंकेज की बात, अगर एक्सेस में डाल देंगे तो ये श्रिंक कर जाएगा, वार्पिंग हो जाएगा, ड्राइंग जब होने के बाद वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा और हार्ड ब्रिक बनेगा। ये है आपका मतलब कि एल्यूमिना और सिलिका का हो गया। अब बात करते हैं लाइम का। अगर लाइम का बात करें तो क्या होता है कि ये फ्लक्स के यूज में होता है। अब फ्लक्स आखिर होता क्या है, फ्लक्स होता है क्या कि, एक सेकंड, फ्लक्स होता है वो होता है फ्यूल। जब ब्रिक को अब क्या करते हैं, ब्रिक को तो जैसे पकाते हैं, भट्टी में पकाते हैं, आखिर भट्टी में पकाने के लिए उसको टेम्परेचर भी तो चाहिए हाई। टेम्परेचर वही क्या करता है कि जब उसमें लाइम रहता है वो क्या करता है, कि जल्दी पका देता है, मतलब कम ही टेम्परेचर पे सारे इंग्रेडिएंट को पका देता है। इस कारण से हम लोग इसे एक फ्लक्स की तरह यूज करते हैं। ये श्रिंकेज से भी बचाता है। अगर एक्सेस में इसको दे दिया जाए तो शेप को ख़त्म कर देगा। अगर आयरन ऑक्साइड की बात करें तो ये आयरन ऑक्साइड के कारण ही रेड कलर आता है। देख सकते हैं कि ये जो ब्रिक है, मैं आपको दिखा रहा हूँ,
फर्स्ट क्लास ब्रिक जो है, फर्स्ट क्लास ब्रिक में आप देख सकते हैं कि ये जो है ब्रिक, यहाँ पे जो रेड कलर जो प्रेजेंट हो रहा है, जितना भी रेड कलर है वो आयरन ऑक्साइड की वजह से ही आ रहा है। और अगर एक्सेस में डाल देंगे तो ब्लैक शेप आ जाएगा, ब्राउन शेप आ जाएगा, या ब्लू टिंट ऑफ ब्लू कलर आ जाएगा। अगर मैग्नीशिया की बात करें तो येलो कलर प्रोवाइड, येलो टिंट देता है, प्रिवेंट श्रिंकेज और डीके बाय ब्रिक, ये एक्सेस में हो गया। अगर नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो हार्मफुल इंग्रेडिएंट इन ब्रिक अर्थ, कि ब्रिक अर्थ में, ब्रिक अर्थ क्या हो गया, ब्रिक अर्थ, एक सेकेंड, ब्रिक अर्थ, यहाँ पे आपको हर जगह यूनिवर्सिटी के भी क्वेश्चन में आपको अर्थ वर्ड यूज मिलेगा। एक दो क्वेश्चन में देखा हूँ तो उसमें अर्थ वर्ड यूज होता है। तो बेसिकली, और ये कुछ नहीं कि ब्रिक के लिए जो क्ले यूज करते हैं या फिर सॉइल यूज करते हैं, उसका क्या क्या प्रॉपर्टी होता है, उसी को ये लोग अर्थ बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि अगर हार्म, कौन कौन से हार्मफुल इंग्रेडिएंट होंगे, तो लम्स ऑफ लाइम होगा। लम्स ऑफ लाइम, अगर लाइम और वाटर मिलता है तो वो क्या कराता है, हाइड्रेटेड स्लैग्ड लाइम क्रिएट करता है, हाइड्रेटेड स्लैग्ड लाइम क्रिएट करता है। जिस कारण से ये क्या होता है कि हाइड्रेटेड लाइम वो क्या करता है, वॉल्यूम को 2 से 2.5 गुना बढ़ा देता है। अगर ब्रिक में एक्सेस हो गया तो, या फिर अगर प्रेजेंट हो गया तो क्या होगा, 2 से 2.5 गुना ब्रिक का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, जिससे डिस्टॉर्टेड शेप में आ जाएगा। आयरन पायराइट अगर आ गया तो डिसइंटीग्रेट कर देगा ब्रिक को और कलर को भी डिसकलर कर देगा। अगर सल्फर की बात करें, अगर सल्फर की बात करें तो स्पॉन्जी और स्वोलन मास फाउंड हो जाएगा। मतलब कि एक स्पॉन्ज, जैसे ये ब्रिक, आपका एक सेकंड मैं ब्रिक बना दे रहा हूँ आपके लिए। यहाँ पे जैसे ब्रिक है, जैसे ये ब्रिक, एज्यूम कर लीजिएगा कि ये ब्रिक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सोलन मास एक निकल जाएगा, यहाँ से डिस्टॉर्टेड शेप में आ जाएगा। उसी सब का किसके वजह से होता है, ये होता है सल्फर की वजह से। सल्फर अगर प्रेजेंट होगा तो ये हम लोग का आ जाता है। अब बात करते हैं एल्कलीज को। तो एल्कलीज क्या होता है, ये इफ्लोरेसेंस क्रिएट करता है। अब इफ्लोरेसेंस क्या होता है कि ब्रिक पे वाइट वाइट पैच जो अवेलेबल हो जाता है, उसे हम लोग इफ्लोरेसेंस कहते हैं। वीडियो देखना है, फोटो देखना है इफ्लोरेसेंस का, तो यहाँ से आप लोग फोटो देख सकते हैं। ये जो वाइट वाइट आपको दिख रहा है कास्टिंग, ये वाइट कास्टिंग, ये वाइट कास्टिंग, यही क्या हो गया, इफ्लोरेसेंस की वजह से। यानी ब्रिक का जो क्ले है, उसमें जो सॉयल है, जो अर्थ हम लोग मटेरियल यूज कर रहे हैं, उसमें एल्कलीज की अमाउंट ज़्यादा है। इस कारण से वो क्या हो रहा है, वाइट वाइट डिस्पैच हम लोग को दे रहा है। पेबल्स होगा तो पेबल से इजीली समझ ही सकते हैं कि क्या होता है। पेबल से अगर रहेगा तो क्या यूनिफॉर्मिटी मेंटेन नहीं करने देगा, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन नहीं होगा तो ब्रिक वीक बनेगा। और वेजिटेटिव मटेरियल, ऑर्गेनिक मटेरियल को अगर उसी में रह गया तो अगर बर्नट होगा तो क्या होगा कि पोरस हो जाएगा। अगर नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ ब्रिक, ब्रिक को बनाने के लिए क्या क्या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यूज होता है। सबसे पहले हम लोग करते हैं प्रिपरेशन ऑफ क्ले, फिर करते हैं मोल्डिंग, फिर करते हैं ड्राइंग, फिर करते हैं हम लोग बर्निंग। एक एक की बात। अब फिर हाँ, अगर प्रिपरेशन ऑफ क्ले की, क्ले को कैसे करते हैं, तो क्ले को बेसिकली क्या किया जाता है, पहले सॉइल को लिया जाता है, फिर उसको 1-2 सीजन के लिए वेदरिंग के लिए छोड़ दिया जाता है, फिर उसको, ताकि उसमें जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो आ जाए, या फिर रेनफॉल की वजह से, जो भी वजह से हो वो आ जाए। फिर मोल्डिंग, उसको मिक्स, जब प्रिपरेशन ऑफ क्ले यानी जब उसको फाइन तरीके से छांट लिया जाएगा सारा कुछ, तो फिर मिक्स करके उसको मोल्डिंग मिलाया जाएगा। मोल्डिंग करने के बाद उसको ड्राई किया जाएगा, सन ड्राई किया जाता है। सन ड्राई बेसिकली हॉरिजॉन्टली एक एज पे रख के किया जाता है, और फिर बर्निंग उसे किया जाता है। अगर टेस्ट की बात करें तो अब आते हैं हम लोग टेस्ट पे। अब यहाँ से आपका हो गया यूनिवर्सिटी एग्जाम के क्वेश्चन, आप लोग अटेंशन ले लीजिए। ये क्वेश्चन जो है 7 मार्क्स 2023 में पूछा गया था, 7 मार्क्स में। अब इसमें कितना लंबा चलेगा वो आप देखिएगा। एक 7 नंबर का क्वेश्चन कितने टेस्ट को कवर करेगा ये आप लोग देखेंगे। तो सबसे पहला आता है कि डायमेंशन टेस्ट और साइज टेस्ट। ये टेस्ट किस अंडर में आता है, IS कोड 1077 के अंडर में आता है। इसका जो पैरामीटर होता है वो लेंथ, विड्थ, हाइट होता है। यानी क्या होता है कि लेंथ में अगर बात करें तो ये आपका हो गया ब्रिक का लेंथ। जैसे यहाँ पे मैं आपको नीचे में फिगर बना देता हूँ।
इसमें क्या करते हैं, लेंथ में सैंपल कितना लेते हैं 20, विड्थ में कितना लेते हैं सैंपल 20, हाइट में कितना लेते हैं सैंपल 20, यानी 20 ब्रिक को लेंथ वाइज रखेंगे, उसको यहाँ से मीजर कर लेंगे कितना आना चाहिए। तो एक ब्रिक का लेंथ जो होता है कितना होता है, एल गुने बी गुने एच, कितना लेते हैं हम लोग 19 गुने 9 गुने 9 सेंटीमीटर लेते हैं ना। तो अगर 19 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 380 आना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि सारा ब्रिक आपको परफेक्ट 380 में ही मिलेगा, इसी कारण से क्या होता है कि 380 देता है और उसमें टॉलरेंस रहता है ±8, या तो 8 सेंटीमीटर तक आप ज़्यादा आपका ब्रिक हो तो भी चलेगा, अगर 8 सेंटीमीटर कम तक हो तो भी चलेगा। अगर विड्थ की बात करें तो विड्थ में हम लोग ऐसे ले लेते, सॉरी विड्थ में ऐसे ले लेते हैं, विड्थ में ऐसे 20 को रख दिए और उसको 9 से मल्टीप्लाई कर दिए, 180 आ रहा है कि नहीं। एक्चुअल में तो 180 आना चाहिए, लेकिन आईएस कोड रिकमेंड करता है कि 4 सेंटीमीटर का टॉलरेंस हम लोग दे सकते हैं। अगर हाइट की बात करें तो हाइट टेस्टिंग ऐसे होता है, हाइट ऐसे ऐसे स्टैक में आप लोग ब्रिक को रख देंगे, 20 ब्रिक तक रखेंगे, उसका भी आना चाहिए 180, और अगर 4 सेंटीमीटर का हम लोग टॉलरेंस दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट। क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट बेसिकली कुछ नहीं है कि जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट कितना ब्रिक लोड ले रहा है उसको टेस्ट करने का होता है। ये आईएस कोड 3495 पार्ट 1 के अंडर में आता है। इसको आप बेसिकली याद भी रख सकते हैं, नहीं भी याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर याद रखिएगा तो आपको एसएससी जेई आरआरबी जेई में काम आ जाएगा, अगर नहीं याद रखेंगे तो यूनिवर्सिटी में कोई उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। इसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले 5 सैंपल लेते हैं, 5 सैंपल में जो आपको जो जैसे ब्रिक है उसमें तो फ्रॉग भी कटिंग रहता है। अब फ्रॉग को फिल करने के लिए एक मोर्टार क्रिएट करते हैं। मोर्टार क्रिएट करते हैं किसका किसका, सीमेंट प्लस सैंड का। सीमेंट प्लस सैंड का करते हैं तो 1:3 में करते हैं। 1:3 में करने के बाद जब उसे क्या करता है कि इसको फ्रॉग को फिल कर देते हैं। जब फिनिश लेयरिंग हो जाता है, यानी जब 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 फिनिश हो जाता है, ये प्लेन एकदम हो जाता है, तब उसे क्या करते हैं कि 24 घंटा के लिए सेट होने छोड़ देते हैं। 24 घंटा सेट हो जाता है तो फिर उसे क्या करते हैं, पानी में रख देते हैं। या फिर आप जूट बैग का भी प्रयोग कर सकते हैं कि गनी बैग, जूट बैग ले लें और उसे लपेट के रख दें तो वो ईजिली हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करते हैं कि सीटीएम मशीन के अंदर रखते हैं, उस पर लोड लगाते हैं। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का फॉर्मूला जो होगा, मैक्सिमम लोड एट फेलुअर, फेलुअर के वक्त कितना मैक्सिमम लोड वो लिया, और एवरेज एरिया जिस फेस पे हम लोग लोड लगा रहे हैं, जैसे इस फेस के तरफ रखें तो इसका लेंथ और इसका ब्रेथ वो हो गया एरिया, उसको उससे अगर डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, स्ट्रेंथ टेस्ट हो जाएगा। अब जो 5 सैंपल लिए उसका जो एवरेज आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट का रिजल्ट दे देगा। अगर इंडिविजुअल टेस्ट की बात करें कि एक ब्रिक अगर क्या करता है, जैसे मान लिया जाए कि पांचों ब्रिक मिलके दिया कितना 10 MPa दिया, ठीक है। अब अगर बात करते हैं कि एक पांचों का तो कुछ तो होगा, मतलब लेट से अगर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो एक ने दिया 7, एक ने दिया 8, एक ने दिया 9, एक ने दिया 12, एक ने दिया 13। लेट से ऐसा नहीं है कि ये ठीक है। अब इसका एवरेज जो करते हैं कि मानते हैं कि वो 10 MPa आ रहा है, तो 10 MPa का 20% निकालेंगे तो वो कितना होगा, तो यानी 8% से 8 से लेकर वो 12 तक वैल्यू ब्रिक का हम लोग कंसीडर करेंगे। 8 से लेकर 12 तक का वैल्यू हम लोग कंसीडर करेंगे। लेकिन ये 12 के अंडर में ये नहीं आ रहा तो इसको काट देंगे, ये करेगा इसको, फिर यानी ये दोनों जो होगा ये टेस्ट फिर डिस्कार्ड कर जाएगा, यानी वो 20% के वैल्यू के रेंज में आना चाहिए। अगर नेक्स्ट ये हमारा हो गया क्या, ये हमारा हो गया सीटीएम मशीन, जो आप देख सकते हैं जिसको कहते हैं कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन। ये आपका हो गया मॉनिटर, इसी में आप लोग लोड और जितना भी सेटअप और ये माउस हो गया इसके थ्रू आप डिस्प्ले में सेव करके रख सकते हैं। और यहाँ पे जो होता है कि एक ग्राफ बनते रहता है किसका, टाइम इधर और इधर लोड का, तो वो ग्राफ बनते रहेगा, शो होते रहेगा, और जैसे ही डिप करने लगेगा तो वो ग्राफ डिप कर जाएगा। ये आपका हो गया क्या। अब ये पार्ट क्या है, ये पार्ट होता है हाइड्रोलिक लिफ्ट। अब हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या करता है, ये नीचे से हाइड्रोलिक लिफ्ट देता है जो कि लोड लगाता है। अब देखिए ये जो है
आप ऐसा नहीं कि ऊपर वाला जो ये जो प्लेट है वो फिक्स रहता है, लेकिन नीचे वाला जो प्लेट होता है वो नीचे से ऊपर जाता है। नीचे से ऊपर जाने के बाद यही वो नीचे से ऊपर किसकी वजह से जा रहा है, इसी की वजह से, ये हाइड्रोलिक लिफ्ट की वजह से। यहाँ पे क्या होता है कि फेस में सटाने के लिए ये टॉलरेंस दिया जाता है, यानी यहाँ पे फेस में सटाने के लिए दिया जाता है, यानी आप इसे मैनुअली भी कर सकते हैं इसके थ्रू। ये होता है ऑन और ऑफ ये, और ये डिफरेंट डिफरेंट प्लेट्स आ गए आपको ये करने के लिए, टेस्टिंग करने के लिए। अगर वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट की बात करें तो वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट बेसिकली कुछ नहीं है कि कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए होता है कि कितना उसमें वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है, कितना वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, पोरोसिटी परमिएबिलिटी कितना, ये सब पता करने के लिए, ड्यूरेबल है कि नहीं, रेजिस्टेंस टू वेदरिंग है कि नहीं, ये सब पता करने के लिए होता है। तो इसका बेसिकली एक फार्मूला होता है W2 माइनस W1 इंटू 100। यहाँ पे W2 क्या होता है, ओवन ड्राई वेट और वेट। ये आप लोग को थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा हो कि ओवन ड्राई वेट W2 W1 ये आखिर क्या है। तो नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम चलते हैं तो यहाँ पर से आपको इजिली क्लियर हो जाएगा। ये रहा हमारा क्या प्रोसीजर। अब देखो क्या करते हैं, पहले क्या किए, 5 ब्रिक लिए, उसको ओवन में डालें। ओवन में डालने के बाद क्या करते हैं, उसे हम लोग 24 आवर्स के लिए, 24 आवर्स के लिए 105 डिग्री से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक हम लोग ओवन में रखते हैं। ओवन में रखने के बाद क्या होता है कि ओवन से अगले दिन निकालते हैं। ओवन से अगले दिन निकालने के बाद क्या होगा कि जो हमारा जो ब्रिक आएगा उसको हम लोग एक एक ब्रिक का वेट लेंगे। वेट लेने के बाद उसको नोट कर लेंगे। जब वो कूल डाउन हो जाएगा तो उसको क्या करेंगे, फिर पानी में इमर्ज कर देंगे। इसके बाद देख रहे हैं आप, पानी में इमर्ज किया गया है, ये ब्रिक को पानी में इमर्ज किया गया है। पानी में इमर्ज करने के बाद ये होता है कि पानी में इमर्ज कर दिए 24 आवर के लिए, फिर इसको पानी में इमर्ज कर दिए। पानी में इमर्ज करने के बाद इसको डैम्प क्लोथ यानी सूखा कपड़ा से पोंछ लेते हैं। जब सूखा कपड़ा से पोंछ लेते हैं तो फिर उसको लेते हैं। यही हो गया आपका क्या, आप देखिए यहाँ पर देखिए ये W1 क्या है। आप W1 क्या है वो आपको दिख रहा है, ओवन ड्राई वेट ऑफ ब्रिक। W2 क्या हो गया, वेट वेट ऑफ ब्रिक आफ्टर इमर्जन। यानी यहाँ पर से जो मिलेगा हमको वो मिलेगा W1, और यहाँ पर से जो मिलेगा W2। W1 के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, ओवन वेट, और W2 के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, इमर्ज यानी ये वेट। इस तरह से हम लोग प्रोसीजर लिख देंगे एक एक करके, और उसके बाद फिर हम लोग देख लेंगे कि कितना पांचों का जो जितना एवरेज होगा, पांचों का जितना एवरेज होगा वो लेके हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट टेस्ट की बात करें तो वो है ई फ्लोरेसेंस टेस्ट और अल्कली टेस्ट। आपको बताएं कि वाइट डिस्पैच आता है कि नहीं। इसमें क्या करते हैं कि जो एक डिश लेते हैं और एक पैन, बेसिकली पैन लेते हैं, उसका जो डायमेंशन होता है 180 इंटू 180 इंटू 40 mm। ये जो डायमेंशन तो होता है, लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखते हैं कि ये जो पैन होना चाहिए मेटालिक नहीं होना चाहिए। मेटालिक आईएस कोड ये रिकमेंड करता है कि इस पेन को आप मेटालिक नहीं ले सकते हैं। इसमें क्या कहता है कि इसका जो डेप्थ होगा वो 40 mm होगा। अब इसमें क्या करते हैं 25 mm तक क्या करते हैं, पानी को हम लोग फिल करते हैं, फिर ब्रिक को रखते हैं। ब्रिक को रखने के बाद नॉर्मली छोड़ देते हैं। जब इवापोरेट और वाटर एब्जॉर्ब होने के बाद एक बार पानी सूख गया, फिर से 25 mm तक पानी रखते हैं। 2 बार करने के बाद फिर रख निकालते हैं, फिर देखते हैं कि उस पर कोई वाइट कास्ट आया कि नहीं। वाइट कास्ट अगर विजिबल होता है तो कितना परसेंट विजिबल होता है, अगर एक भी वाइट कास्ट नहीं आएगा तो उसका जो फ्लोरेसेंस का रिजल्ट आएगा वो आएगा नील। अगर 10% डिपॉजिट होता है तो उसका जो आएगा वो होता है स्लाइड। अगर 10 से 50% एरिया को कवर वो करता है तो वो मॉडरेट। अगर 50% से ज़्यादा एरिया को कवर कर रहा है तो वो अगर हाई में, इसको मतलब कि इस वाले थी को नहीं लेंगे। ये मॉडरेट है, ले सकते हैं। सेकेंड क्लास थर्ड क्लास ब्रिक के लिए ये होता है। नील जो होगा वो होगा फर्स्ट क्लास ब्रिक, और 10% ब्रिक वो होगा सेकेंड क्लास ब्रिक। अगर नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो वो है डिफेक्ट इन ब्रिक। ये क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा गया 7 मार्क्स में 2023 में। अब देखेंगे कि ब्रिक में क्या क्या डिफेक्ट होते हैं। तो सबसे पहला होता है अंडर बर्न्ट ब्रिक। अंडर बर्न्ट ब्रिक क्या होता है कि अंडर बर्न्ट ब्रिक क्या होता है, लेस बर्निंग ब्रिक, यानी ब्रिक में जो कम, जैसे आपको बताए थे ना कि ये जैसे स्टॉक है, मतलब कि भट्टी है, इसमें स्टॉक लगा हुआ है, यहाँ पे आग जल रहा है। ये तो ये वाला जो सेक्टर होगा वो क्या, ये ब्रिक का रखा हुआ है, ये भी रखा हुआ है, ये भी रखा हुआ है,
यहाँ भी रखा हुआ है ब्रिक, यहाँ भी रखा हुआ है। ये वाला तो हो गया ओवरबर्ट, ये भी एक डिफेक्ट है। ये वाला तो हो गया अंडरबर्ट, यानी हीट वहां तक पहुंच ही नहीं पाया। ये वाला ये जो स्टैक आपको 2 से 3 स्टैक मिलेगा, यही आपको परफेक्ट मिलेगा, यही आपको स्टैक ये परफेक्ट मिलेगा। अब क्या होते हैं ओवर अंडरबर्ट तो समझ में आ गया कि जब ब्रिक ज़्यादा पका ना हो तो उसमें क्या होगा, स्ट्रेंथ भी कम आता है। ओवरबर्न ब्रिक में ये होता है कि ये जो स्ट्रेंथ आपको ये जो दिख रहा है ओवरबर्न, ये आ जाएगा, एक्सेसिव बर्निंग हो गया, हाईली डिस्टॉर्टेड शेप। अब चप्स क्या होता है, तो जब शेप डिफॉर्म कर जाता है, यानी क्या, अब जैसे ही भट्टी से ब्रिक निकाले, ब्रिक निकला ठीक है, उस पर क्या हो जाता है, पानी गिर जाए, पानी। अब आपको पता होगा कि गर्म चीज़ पे अगर अचानक से आप पानी डालेंगे तो वो अपना शेप चेंज कर लेता है। तो शेप जैसे ही ये ब्रिक चेंज किया, वो जो डिफेक्ट आया वो चप्स कहलाता है। प्लॉटिंग क्या होता है, प्लॉटिंग उसे कहते हैं जो सल्फर के कारण आपको बताए थे कि एक स्पॉन्जी बन जाता है, ये जैसे ब्रिक है, सल्फर के कारण यहाँ पे स्पॉन्जी मतलब मांस निकल गया, सॉलिड मांस निकल गया, उसे हम लोग सल्फर के कहते हैं। ब्लैक कोर उसे कहते हैं कि बर्निंग के कारण जो होता है कि कंटिन्यूअस मटेरियल और बिटुमिनस ब्लैक स्पॉट जो प्रेजेंट आ जाता है उसे हम लोग कहते हैं वही। और इफ्लोरेसेंस वाइट डिपॉजिट जितना आता है उसे हम लोग कहते हैं स्पॉट्स। क्या होगा, आयरन पायराइट की वजह से जो सरफेस पे स्पॉट्स जनरेट हो जाता है उसे हम लोग कहते हैं। अगर नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो गिव प्रॉपर्टीज ऑफ गुड ब्रिक मेकिंग अर्थ। आपको बोले थे ना कि यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपको अर्थ वर्ड आपको देखने मिलेगा, तो आप घबराइएगा नहीं। बेसिकली अर्थ वर्ड कुछ नहीं है, अर्थ वर्ड बस आपको जो सॉइल यूज कर रहे हैं वो या फिर क्ले यूज कर रहे हैं वो हम लोग डिफाइन करते हैं। तो इसमें 7 मार्क्स का 2022 में पूछा गया, तो इसको डिस्कस करते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ गुड ब्रिक मेकिंग अर्थ इज क्रूशियल फॉर हाई क्वालिटी ब्रिक बनाने के लिए ये क्रूशल होता है। और इसमें जो अर्थ अर्थ में होना चाहिए वो गुड अमाउंट ऑफ क्ले, यानी क्ले बहुत अच्छे अमाउंट में होना चाहिए बाइंड करने के लिए। सिल्ट भी अच्छे अमाउंट में होना चाहिए, सैंड भी अच्छे अमाउंट में होना चाहिए जो कि क्रैकिंग और श्रिंकेज से बचाएगा। लोम अच्छे होना चाहिए क्योंकि मिक्स ऑफ सैंड्स लेके ये क्या करता है, अचीविंग राइट टेक्सचर फॉर मोल्डिंग। मोल्डिंग जब करते हैं तो उसमें ये राइट टेक्सचर प्रोवाइड करता है। द अर्थ शुड प्लास्टिक इनफ मोर इजिली मोल्डेड, नॉट सो प्लास्टिक इट डिफॉर्म इजिली, यानी प्लास्टिक भी नेचर में होना चाहिए ताकि क्या कह सके, वो मोल्ड हो सके और डिफॉर्म इजिली ना हो सके। द अर्थ शुड वेल ग्रेडेड, मतलब उसका जो पार्टिकल का जो साइज होता है वो वेल ग्रेडेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही पार्टिकल के साइज आपको मिल रहे हो, तो उससे क्या होगा, उससे भी दिक्कत होगा कि एक ही आपको साइज के सारे सॉइल मिल जाएंगे। वेल ग्रेडेशन नहीं होगा तो प्रॉपर फीलिंग नहीं हो पाएगा। अगर नेक्स्ट बात करें तो ये क्वेश्चन भी आपको 7 मार्क्स में पूछा गया। आखिर भाई ये क्वेश्चन है क्या, कहता क्या है कि 7 मार्क्स में, आखिर 7 मार्क्स के लायक है भी या नहीं, जस्टिफाई करता है या नहीं। राइट डाउन द मेथड ऑफ क्वालिटी ऑफ टेस्टिंग ऑफ मैसोनरी ब्रिक। आखिर ये मैसोनरी ब्रिक होता क्या, बेसिकली कुछ नहीं है। मैसोनरी ब्रिक कुछ नहीं है, ब्रिक सीधा मैसोनरी ब्रिक बोले आपको समझना है ब्रिक। मैसोनरी ब्रिक उसे कहते हैं कि दीवार जो बनाने के लिए जो ब्रिक यूज करते हैं उसे हम लोग मैसोनरी कहते हैं, यानी ब्रिक मैसोनरी को ही दीवार बनाना कहते हैं। ब्रिक मैसोनरी में क्या यूज करते हैं, ब्रिक यूज करते हैं। ब्रिक का क्या क्या क्वालिटी टेस्टिंग होगा उसे कहते हैं। तो क्वालिटी टेस्टिंग आपको बताएं कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट अच्छे परफॉर्म करना चाहिए, वाटर एब्जॉर्प्शन अच्छा करना चाहिए, इफ्लोरेसेंस अच्छा होना चाहिए। अब हार्डनेस टेस्ट में करते हैं क्या कि ब्रिक ले लिए, उस पर क्या करते हैं, एक मेटल से उस पर स्क्रैच देते हैं। स्क्रैच अगर हो रहा है तो वो गुड ब्रिक नहीं है, अगर स्क्रैच नहीं हो रहा है तो वो गुड ब्रिक है। साउंडनेस टेस्ट क्या करते हैं, साउंडनेस टेस्ट में ये करते हैं कि ये बेसिकली वो साउंडनेस टेस्ट नहीं है, ये साउंडनेस टेस्ट दो ब्रिक को क्या करते हैं, आपस में टकराते हैं यानी कोलैप्स करवाते हैं। तो उसमें सुनते हैं कि मेटालिक साउंड आ रहा है कि नहीं। इसमें जो साउंडनेस टेस्ट होना चाहिए वो उसमें आना चाहिए मेटालिक रिंगिंग साउंड, मेटालिक रिंगिंग साउंड आना चाहिए इस साउंडनेस टेस्ट में। डायमेंशन एंड शेप टेस्ट आपको तो बताए ही, डायमेंशन एंड शेप टेस्ट में आप देख ही लीजिएगा। इस तरह से ये मतलब जो ये क्वेश्चन है वो समाप्त हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब वो तो ब्रिक टॉपिक अब खत्म हो गया। अब आते हैं कि भाई आखिर
कंस्ट्रक्शन केमिकल, कंस्ट्रक्शन में कौन कौन से केमिकल यूज होते हैं, अब उस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें भी यूनिवर्सिटी एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो मज़े की बात यह है कि कंस्ट्रक्शन केमिकल नाम का ऐसा कुछ नहीं है, बस एक नाम से डराने के लिए है। इसको बेसिकली हम लोग कहते हैं एडमिक्सचर, और कुछ नहीं। Anything added in mix other than cement water aggregate to modify the property of concrete is known as admixture। किसी भी कंक्रीट में सीमेंट के अलावा, फाइन एग्रीगेट के अलावा, कोर्स एग्रीगेट के अलावा, वाटर के अलावा जो भी मिक्स करते हैं वो किस में आता है, एडमिक्सचर में आता है। टाइप्स ऑफ एडमिक्सचर की बात करें तो केमिकल एडमिक्सचर हो गया, मिनरल एडमिक्सचर हो गया, तो मिनरल एडमिक्सचर को ही पोजोलोना कहते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल एडमिक्सचर की बात करें तो प्लास्टिसाइजर, सुपर प्लास्टिसाइजर, एक्सेलरेटर, रिटार्डर और एयर इंट्रेनिंग एजेंट। आप इस टॉपिक को ध्यान में रखिएगा क्योंकि इस टॉपिक का यूनिवर्सिटी का फेवरेट है। ये टॉपिक से लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं और प्लास्टिसाइजर और सुपर प्लास्टिसाइजर से आ चुके हैं, तो आप लोग एक्सेलरेटर और रिटार्डर पे ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं प्लास्टिसाइजर। आपको वो तो बोला था ना कि प्लास्टिसाइजर में आए थे। ये देखिए 7 मार्क्स का आया है 2022 में। प्लास्टिसाइजर क्या होता है? प्लास्टिसाइजर बेसिकली कुछ नहीं, लिखिएगा डायरेक्ट कि प्लास्टिसाइजर इज ए केमिकल एडमिक्सचर और इट इज आल्सो नोन एज वाटर रिड्यूसर। ये क्या करता है, कंक्रीट में वाटर को रिड्यूस कर देता है। वाटर का जो जितना क्वांटिटी पहले लग रहा है उसको रिड्यूस कर देता है, लेकिन वर्केबिलिटी को मेंटेन करते हुए रिड्यूस कर रहा है। ऐसा नहीं हो कि वाटर को रिड्यूस किए इधर वर्केबिलिटी हमारा घट गया है। ये 10% तक पानी को रिड्यूस कर सकता है, ये 10% पानी तक को रिड्यूस करता है। इसका डोज क्या होता है, वो 0.1% से लेकर 0.4% सीमेंट के वेट के दे सकते हैं। एजेंट क्या होता है, लिग्नोसल्फोनिक एसिड हो गया, पॉलीग्लाइकोल ईस्टर, हाइड्रोक्सिलिक एसिड हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया। ये क्या करता है, इट डिसेपरेट द पार्टिकल, रिलीजेस एयर बबल्स, इंक्रीज द सेटिंग टाइम। ये मतलब कि पार्टिकल को सेटल डाउन कराता है, एयर बबल को रिलीज करता है और क्या करता है, सेटिंग टाइम को इंक्रीज कराता है। अगर सुपर प्लास्टिसाइजर की बात करें तो ये भी 7 मार्क्स में बेसिकली दोनों क्वेश्चन पूछा गया था 2022 यूनिवर्सिटी एग्जाम में। तो इसका भी आंसर देखेंगे कि ये भी प्लास्टिसाइजर की तरह बिहेव करता है, लेकिन उसका बड़ा भाई, यानी समझ लें तो एकदम ज़्यादा बल ताकतवर। तो ये क्या करता है कि वाटर को रिड्यूस करता है कितने परसेंट, 30%। जबकि प्लास्टिसाइजर, ओनली प्लास्टिसाइजर कितना परसेंट कर रहा था, 10% तक ही रिड्यूस कर पा रहा था। और जो सुपर प्लास्टिसाइजर है वो कर रहा है 30% तक। एजेंट की बात करें तो मॉडिफाइड लिग्नोसल्फोनिक एसिड, सल्फोनेटेड मेलामाइन, फॉर्मल्डिहाइड, सल्फोनेटेड फॉर्मल्डिहाइड हो गया। अब ये भी क्या करता है, पार्टिकल को डिस्पर्स करता है, एयर बबल को रिलीज करता है, रिटार्ड सेटिंग एक्शन। और ये करता है, इसका एक और काम है स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करना, यानी स्ट्रेंथ को ये हम लोग को बढ़ा देता है। कौन, सुपर प्लास्टिसाइजर। लेकिन प्लास्टिसाइजर ऐसा कम स्ट्रेंथ को नहीं बढ़ा रहा था। अगर डोज की बात करें तो 0.1% से 1.5% तक देते हैं, किसका, सीमेंट वेट का। अगर नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो एक्सेलरेटर। एक्सेलरेटर क्या होता है, ये हाइड्रेशन को एक्सेलरेट करता है, डिक्रीजेस सेटिंग टाइम, यानी सेटिंग टाइम को घटाता है। ये अर्ली स्ट्रेंथ देने में प्रोवाइड करता है। और अगर इसका स्ट्रेंथ मतलब कि डोज की बात करें तो 2% इसका यूज करते हैं। एजेंट हो गया CaCl2, Al2SO4 होल थ्राइस, NaCl, NaOH, KOH, Na2CO3। दो 2 से 3 एग्जाम्पल याद रखिएगा, बहुत है उतना ही। आप इसके डिफाइन करके, डिस्क्राइब करके, पॉइंट वाइज लिख के आप अगर 2 से 3 एग्जाम्पल देंगे, फुल में फुल मार्क्स आपको मिल जाएंगे। अगर रिटार्डर की बात करें तो इट रिटार्ड्स हाइड्रेशन प्रोसेस। ये हाइड्रेशन प्रोसेस को रिटार्ड कर देता है, सेटिंग टाइम को इंक्रीज कराता है, ये डिले इन स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ऐसा नहीं है कि स्ट्रेंथ को घटा देता, ना 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 ना, इस बात पे आप नहीं रहिएगा कि ये स्ट्रेंथ को घटाता है। ये जो स्ट्रेंथ पहले क्या था कि ये स्ट्रेंथ जो था पहले जो था 28 दिन में मिलने वाला था, अब क्या होगा, इसको डालने के बाद वो स्ट्रेंथ आपको मिलेगा अब 56 डेज या लॉन्गर टाइम पे मिलेगा। इसीलिए इसको कहते हैं कि डिले स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। डोज की बात करें 0.1% से 0.2% यूज करते हैं, किसके, सीमेंट वेट के। अगर एजेंट की बात करें तो जिप्सन, CaSO4 होल H2O, शुगर, सेलुलोज, स्टार्च, ये सब यूज करते हैं।
एक और क्वेश्चन आता है यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे हुए, वो होता है 7 मार्क्स का, 2023 में पूछता है, 7 मार्क्स 2023 में पूछता है। कुछ तो बात होगा भाई एयर इन ट्रेनिंग एजेंट में। बेसिकली ये क्वेश्चन एग्जैक्ट 7 मार्क्स का, मतलब कि छोटा टॉपिक है लेकिन बड़ा धमाका है, इसको आप इग्नोर करके नहीं चल सकते हैं। तो सबसे पहले एजेंट की बात करूँ, क्योंकि इसमें एजेंट का नाम आपको याद रखना बहुत जरूरी है। एल्युमिनियम पाउडर, जिंक पाउडर, सल्फोनेटेड हाइड्रोकार्बन, नेचुरल वुड रेजिन्स, विंसॉल रेजिन्स, एनिमल और वेजिटेबल फैटी एसिड। अगर डोज की बात करें तो 0.05% से 1% हम लोग किसका यूज करते हैं, सीमेंट वेट का यूज करते हैं। इट इंट्रेंस एयर, फॉर्म एयर बबल, मतलब एयर बबल्स को क्रिएट करता है। इट इंक्रीजेज वर्केबिलिटी, ये वर्केबिलिटी को इंक्रीज करता है। अगर वर्केबिलिटी इंक्रीज हुआ तो इंटरनल फ्रिक्शन क्या होगा, कोई बता सकते हैं? इंटरनल फ्रिक्शन घट जाएगा। और रजिस्ट फ्रीजिंग एंड थॉइंग एक्शन को ये मतलब रजिस्ट करता है। ब्लीडिंग को डिक्रीज करता है, सेग्रीगेशन को डिक्रीज करता है। ये बेसिकली मज़े की बात ये है कि ये डेंसिटी को भी डिक्रीज कर देता है। अगर डेंसिटी क्यों डिक्रीज किया, क्योंकि ये मान लिया जाए कंक्रीट है, इसमें कंक्रीट में एयर इंट्रेन हुआ, तो एयर इंट्रेन हुआ तो वॉइड्स आ जाएंगे, एयर आ जाएंगे, तो क्या होगा कि ये डेंसिटी को इजीली डिक्रीज कर देगा। अगर नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो डैम्प प्रूफिंग एजेंट, बेसिकली इसमें आप याद कर सकते हैं कि बिटुमिन, वैक्स, क्लोरीनेटेड रबर, ब्यूटाइल स्टेरिक और बोरिक एसिड, और थिकनेस जो डीपीसी का होता है 2.5 सेंटीमीटर, यानी जब प्लिंथ लेवल से जब बनाते हैं तो प्लिंथ लेवल यानी जिसे हम लोग गांव और देसी भाषा में कुर्सी बांधना कहते हैं, कुर्सी जब बांधते हैं तो उस पर क्या करते हैं कि 2.5 सेंटीमीटर का एक रद्दा चलवा देते हैं, यानी डीपीसी का कोटिंग चलवा देते हैं। ये क्या करता है कि ग्राउंड से जो मॉइस्चर आता है, क्योंकि इधर तो क्या है, प्लिंथ लेवल है, क्या इधर तो सॉइल फिलिंग है, इधर सॉइल फिलिंग है, तो ग्राउंड से तो मॉइस्चर आएगा ही, ग्राउंड से मॉइस्चर जैसे ही यहाँ पे आएगा वो ऊपर जाएगा। ये क्या करता है, ये जो डीपीसी होता है ये क्या करता है, मॉइस्चर को यहीं पे रोक देता है, मॉइस्चर को आगे बढ़ने नहीं देता है। इसीलिए यहाँ पे बिटुमिन का यूज करते हैं, वैक्स का यूज करते हैं, क्लोरीनेटेड रबर और ब्यूटाइल स्टेरिक बोरिक एसिड। इसीलिए इसका जो कोटिंग होना चाहिए 2.5 सेंटीमीटर का होना ही चाहिए। और ऐसा नहीं है कि आप एक बार में कर दिए, पहले एक बार हुआ, वो फिर ड्राई हुआ, फिर 2 बार, फिर इस तरह से पैटर्न बाय पैटर्न हम लोग करते हैं। अब हम लोग कंक्रीट के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। बेसिकली कंक्रीट का जो टॉपिक होता है वो हमारी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सबसे हाई वेटेज जो लेंदी टॉपिक था वो था ब्रिक, और दूसरा जो लेंदी और बल्कि टॉपिक है वो है कंक्रीट। कंक्रीट के टॉपिक में हम लोग देखेंगे बेसिकली ये कि कंक्रीट क्या होता है, कंक्रीट के कितने टाइप होते हैं, कंक्रीट में क्या मिक्स होता है और कंक्रीट का क्या प्रॉपर्टी होता है, ये सब देखेंगे। अगर ये जो पीपीटी आपको पीडीएफ के फॉर्म में चाहिए या फिर वैसा, तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे ज्वाइन करने के बाद जैसे ही वीडियो अपलोड होगा, अपलोड होने के बाद आपको वहाँ पर से पीपीटी और पीडीएफ इसका इजीली मिल सकता है, ताकि आपको एग्ज़ाम से 1 डे पहले रिवीजन करने में ईजी हो सके। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि व्हाट इज़ कंक्रीट। नेक्स्ट बात करते हैं कि व्हाट इज़ कंक्रीट। कंक्रीट इज ए बेसिकली mixture of binding material plus water, fine aggregate, coarse aggregate plus some admixture is called concrete। अब देखिए बाइंडिंग मटेरियल ये तो है, लेकिन बाइंडिंग मटेरियल में आता क्या क्या है। बाइंडिंग मटेरियल में आता है सीमेंट, फ्लायर्स, और ये जो सीमेंट होता है वो हम लोग कौन कौन सा यूज कर सकते हैं, वो है ओपीसी प्लस पीपीसी। दोनों में से कोई सीमेंट हम लोग यूज कर सकते हैं। ओपीसी में ग्रेड होता है 33, 43, 53। अब ये ग्रेडेशन ऑफ ओपीसी है क्या, ये आखिर ये 33 रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, 43 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और 53 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 33 की बात करें कि जब सीमेंट का जो स्ट्रेंथ टेस्ट करेंगे तो वो 28 डेज के बाद 33 MPa वैल्यू देगा। कितना डेज के बाद, 28 डेज के बाद। अगर 43 की बात करें तो वो देगा 43 MPa देगा। कब, 28 डेज का बाद। अगर 53 की बात करें तो वो देगा 53 MPa कब, एट 28 डेज की बात करें। अगर इसे डिवाइड किस बेसिस पे किया गया है तो पता तो चल गया कि किस बेसिस पे किया गया है, स्ट्रेंथ के बेसिस पे किया गया है। 33
न्यूटन पर एम एम स्क्वायर जब हो तो उसे 33 ग्रेड कहेंगे, 43 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर हो तो उसे 43 ग्रेड करेंगे, अगर 53 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर हो तो 53 करेंगे। एक और पैरामीटर होता है जिससे उसको करते हैं, वो है फाइननेस के बेसिस पे। फाइननेस के बेसिस पे अगर देखें तो 43 जो 33 जो होता है वो लेस फाइन होता है। अगर 43 की बात करें तो गुड फाइन होता है, मतलब उससे बेटर फाइन होता है, किससे? 33 से बेटर फाइन होता है। और 53 की बात करें वो होता है फाइनेस्ट। इसीलिए सबसे बेटर जो सीमेंट आउटपुट निकल के आता है वो ओपीसी 53 ग्रेड का हम लोग का निकल के आता है। अगर फ्लाई एश की बात करें कि फ्लाई एश कैसे सीमेंटिंग प्रॉपर्टी देता है, तो फ्लाई एश बेसिकली क्या होता है? फ्लाई एश होता है कि पोजोलोनिक मटेरियल होता है। पोजोलोना मटेरियल क्या देता है कि वो स्ट्रेंथ तो देता है और इकोनॉमिकल भी होता है, सीमेंटिंग प्रॉपर्टी होता है, लेकिन इसमें एक चैलेंजिंग ये इशू रहता है कि इसमें स्ट्रेंथ डिले हो जाता है। जो स्ट्रेंथ 28 डेज पे मिलना होता है वो जाके अब कितना होगा, 2 से 3 मंथ के बाद हमको मिलेगा। हाँ, यानी अर्ली स्ट्रेंथ है वो ना मिलके हमको लेटर स्ट्रेंथ मिलेगा। अगर नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो मिक्स प्रोपोर्शन को हम लोग डिस्कस करेंगे। मिक्स प्रोपोर्शन को डिस्कस करने के बाद हम लोग ये देखेंगे कि इसमें क्या क्या मिक्सर होता है। तो एक होता है नॉमिनल मिक्स, दूसरा होता है डिज़ाइन मिक्स। अगर नॉमिनल मिक्स की बात करें तो इस इज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। जो मजदूर हैं, जो मिस्त्री हैं, जो इंजीनियर्स हैं, जो छोटे स्मॉल जॉब्स परफॉर्म कर रहे हैं, वो अपने एक्सपीरियंस के आधार पे इसको क्या करते हैं, नॉमिनल मिक्स को परफॉर्म करते हैं। इन दिस प्रोपोर्शन ऑफ कंक्रीट इंग्रेडिएंट आर फिक्स। इसमें जो होता है वो इंग्रेडिएंट क्या होता है, वो फिक्स्ड होता है। इट इज़ यूज फॉर स्मॉल जॉब, स्मॉल जॉब्स के लिए होता है। एक मजे की बात यह है कि इसमें हम लोग वॉल्यूम और वेट बैचिंग दोनों परफॉर्म कर सकते हैं। अगर इसमें देखें तो यहाँ पे दिया हुआ है M20, M15, M10, M7.5, M5। आखिर ये M और 20 दोनों रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? तो यहाँ पे होता है M डिनोट करता है मिक्स या मिक्सचर, और ये 20 क्या है? 20 डिनोट करता है 20 MPa एट 28 डेज। मतलब जो M20 ग्रेड का जो कंक्रीट हमारा होगा, जो M20 ग्रेड का होगा, वो 20 न्यूटन पर एम स्क्वायर कब देगा? 28 दिन के बाद जब उसको कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में डालेंगे तो वो हमारा 20 न्यूटन पर एम स्क्वायर देगा। इसीलिए हम लोग इसको इस तरह से सिंबल डिफाइन करते हैं कि M से हो गया मिक्स, 20 से हो गया हमारा स्ट्रेंथ। अगर इसमें बात करें रेशियो की, तो यहाँ पे रेशियो क्या दिया हुआ है? CFA और CA। C से सीमेंट, F से फाइन, FA से फाइन एग्रीगेट और CA से कोर्स एग्रीगेट। M20 में होता है 1, 1.5, 3, M15 में होता है 1, 2, 4 और M10 में होता है 1, 3, 6। M7.5 में होता है 1, 4, 8 और M5 में होता है 1, 5, 10। अगर बात करें कि ये W/C क्या है, ये है कि वाटर सीमेंट रेशियो। अब यहाँ पे वाटर सीमेंट रेशियो होता क्या है वो समझेंगे। क्यों, देखते हैं कि वाटर सीमेंट रेशियो होता क्या है। तो देखेंगे कि W/C यानी वाटर सीमेंट रेशियो, यानी ऊपर हो जाएगा वाटर, नीचे हो जाएगा सीमेंट। अब उसका जितना रेशियो होता है वो होता है 0.60। किसके लिए? M20 के लिए। अब देखेंगे उसी तरह वाटर सीमेंट रेशियो कितना हो गया? M20 के लिए 0.6, M15 के लिए 0.64 हो गया और M10 के लिए होगा 0.68 और M7.5 के लिए हो गया 0.90 और M5 के लिए होगा 1.2। हम लोग को याद करने में इसको दिक्कत होता है कि कितना रेशियो क्या क्या होता है। तो याद करने का बेसिकली सिंपल एक तरीका होता है। जैसे देखिए, ऊपर से चलते हैं। M20 में क्या है? 1, 1.5 और 3। आपको बस यही याद रखना है, बाद बाकी आपको सारा याद हो जाएगा। कैसे? 1 जैसे है, फिर 1.5 है, 1.5 का डबल कितना होता है? 3। 1.5 गुने यहाँ पे जैसे करते हैं कि 1.5 इंटू 2 कितना हो गया? 3 हो गया। ये तो आपको याद हो गया। अब दूसरा क्या करते हैं? बस इंक्रीज कर देना। 0.5 इसमें इंक्रीज हो गया, 2, 1, 2 और 2 का डबल 4 हो गया। फिर M10 में देखें, 2 के बाद 3 आया, 3 के डबल कितना हो गया? 6 हो गया। M7.5 में 3 के एक आगे बढ़ा, 4 हो गया। 4 का डबल कितना हो गया? 8 हो गया। M5 हुआ कितना? 4 का एक आगे बढ़ा, 5 और 5 का डबल हो गया 10। सीमेंट का जो प्रोपोर्शन है वो फिक्स रहेगा, यानी जो सारा रेफरेंस लेंगे किसके थ्रू लेंगे? वो सीमेंट के थ्रू लेंगे। अब बात करते हैं कि वाटर कितना, एक अथी में वाटर कितना मिक्स करेंगे। तो वाटर मिक्स करने का जो ये होता है कि ऐसे देखते हैं कि हम लोग जैसे कि 50 kg सीमेंट है, 50 kg सीमेंट अगर लगा किसी चीज़ में
तो वाटर कितना ऐड करेंगे, तो देखें M20 के लिए W/C रेशियो कितना है, 0.6 है। 0.6 है तो वाटर हमको निकालना है, सीमेंट 50 kg दिया हुआ है और रेशियो क्या होता है 0.6, तो वाटर हो गया 0.6 गुने 50, तो वाटर यहाँ से हम लोग को निकल के आ जाएगा 30 kg। उसी तरह हम लोग निकालते हैं कि M15 के लिए वाटर कितना होगा 32 kg, M10 के लिए वाटर कितना होगा 34 kg, M7.5 के लिए कितना होगा 45 kg और M5 के लिए कितना होगा 60 kg। और वेट ऑफ फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट 50 kg सीमेंट के रेस्पेक्ट में कितना होगा 250 kg, 30 के 330 kg, 480 kg, 625 kg एंड 800 kg 800 kg। अगर नेक्स्ट की बात करें कि वो है डिज़ाइन मिक्स। डिज़ाइन मिक्स आखिर क्या होता है, बेसिकली जितना भी हेवी प्रोजेक्ट यानी बल्कि प्रोजेक्ट यानी बिग कंस्ट्रक्शन, वो किसके थ्रू होता है, वो होता है डिज़ाइन मिक्स के थ्रू। अब देखते हैं कि ये बिगर जॉब में यूज होता है। इसमें सिर्फ हम लोग वेट बैचिंग को परफॉर्म करते हैं, वॉल्यूम बैचिंग को परफॉर्म नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें बल्किंग ऑफ सैंड होने का चांसेस रहता है। इसी कारण इसमें क्या होता है कि हम लोग सीमेंट यूज करते हैं और वाटर यूज करते हैं, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, एयर कंटेंट जो उसमें इंट्रैप हुआ वो, और एडमिक्सचर, उसको कैलकुलेट करते हैं किसके बेसिस पे, 1 मीटर क्यूब के बेसिस पे अगर करेंगे तो वो क्या होगा, हमारा क्या कंसीडर करके देगा, डिजाइन मिक्स देगा। अगर नेक्स्ट बात करें तो वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट की बात करें कि इट इज डिफाइंड एज द ईज ऑफ विच ए कंक्रीट कैन बी ट्रांसपोर्टेड, प्लेस्ड, कॉम्पैक्टेड विदाउट एक्सेसिव ब्लीडिंग और सेग्रीगेशन। वर्केबिलिटी होता क्या है कि जो भी प्रोसेस हो, जैसे कंक्रीट में जो भी प्रोसेस लिया जाए, जैसे ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस, प्लेसिंग का हो, कॉम्पैक्शन का हो, उसको ब्लीडिंग के विदाउट और सेग्रीगेशन के विदाउट जो परफॉर्म कर ले उसे ही हम लोग वर्केबिलिटी करते हैं। सिंपल अगर भाषा में समझे कि जब मजदूर या जो मिक्स कर रहा होता है, जो उसके द्वारा क्या हो कि इजी उसको हो, ऐसा नहीं कि हार्श मिक्स बन जाए कि उसको मूव करने में ही दिक्कत हो रहा हो। इसीलिए वर्केबिलिटी, अच्छा वर्केबल कंक्रीट होना चाहिए। इट इज़ ए प्रॉपर्टी, ये जो होता है वो फ्रेश कंक्रीट का प्रॉपर्टी होता है। अगर वर्केबिलिटी बढ़ेगा, वर्केबिलिटी अगर बढ़ा तो क्या होगा, इंटरनल जो फ्रिक्शन होगा वो रिड्यूस कर जाएगा। ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जैसे ही इंटरनल फ्रिक्शन होगा उसको आपको रिड्यूस करेगा, अपोज करने के लिए कोई फ्रिक्शन नहीं होगा, तो क्या होगा, जो वर्केबिलिटी होगा वो खुद ब खुद बढ़ जाएगा। लुब्रिकेशन इंक्रीजेज होगा, उसमें जो इंटरनल फ्रिक्शन कौन घटाएगा, लुब्रिकेंट ही घटाएगा, इसीलिए उसमें लुब्रिकेशन भी इंक्रीज हो जाएगा। अब बात करते हैं कि यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन 7 मार्क्स का पूछा गया था, कब, 2023 में ये क्वेश्चन दिया गया था कि स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट बताने के लिए कि वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है और कैसे कैसे उसका स्ट्रेंथ चेंज करता है। अब देखते हैं कि ये पहले देखेंगे, लिखेंगे कि ये जो प्रॉपर्टी होता है वो हार्डन कंक्रीट का प्रॉपर्टी होता है। फैक्टर अफेक्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट में वो क्या होगा कि देखिए, ये इस इधर हो गया पैरामीटर, ये इधर हो गया कि स्ट्रेंथ बढ़ेगा या घटेगा। ठीक है, पहले बोलते हैं कि वाटर और सीमेंट का जो रेशियो होगा वो, मतलब अब इसमें देखेंगे, एक सेकंड, हाँ कलर मैं चेंज कर दे रहा हूँ। वाटर सीमेंट रेशियो अगर बढ़ेगा तो स्ट्रेंथ क्या होगा, घटेगा। वाटर सीमेंट रेशियो जैसे ही बढ़ेगा स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, घटेगा। एग्रीगेट बाय सीमेंट रेशियो क्या होगा, बढ़ेगा तो क्या होगा, स्ट्रेंथ घट जाएगा। एयर वॉइड बढ़ेगा तो स्ट्रेंथ घट जाएगा। एंगुलर शेप ऑफ एग्रीगेट अगर होता है तो क्या होता है, स्ट्रेंथ बढ़ता है। राउंडेड शेप ऑफ एग्रीगेट अगर प्रेजेंट रहता है ज़्यादा तो स्ट्रेंथ घटता है। रफ टेक्सचर ऑफ एग्रीगेट रहता है तो स्ट्रेंथ क्या होता है, बढ़ता है। अगर स्मूथ टेक्सचर ऑफ एग्रीगेट हुआ तो स्ट्रेंथ घट जाएगा। बिगर साइज ऑफ एग्रीगेट हुआ तो स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। स्मॉलर साइज ऑफ एग्रीगेट हुआ तो स्ट्रेंथ घट जाएगा। अगर हम लोग कंक्रीट में एक्सेलरेटर यूज करेंगे तो स्ट्रेंथ बढ़ेगा। वेल ग्रेडेड एग्रीगेट यूज करेंगे तो क्या होगा, स्ट्रेंथ बढ़ेगा, क्योंकि वेल ग्रेडेड में सारे तरह का जो हम लोग का जो पार्टिकल आएगा, जो एग्रीगेट होगा, सारे साइज का वो अवेलेबल हो जाएगा। यानी बल्क में देखें तो जैसे ही बड़ा साइज है उसमें क्या होगा, छोटे छोटे जो एग्रीगेट होंगे वो इजीली मिक्स हो जाएंगे। उसमें क्या होगा, फिर कॉम्पैक्शन में इजी होगा, सेटलमेंट में इजी होगा, जिस कारण से हम लोग का स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज करेगा। अगर रेट ऑफ कॉम्पैक्शन, सॉरी, रेट ऑफ जो लोडिंग है वो अगर बढ़ाएंगे तो कंक्रीट स्ट्रेंथ भी हम लोग का बढ़ेगा। अब अगर नेक्स्ट टॉपिक की बात करें
तो ये टॉपिक सबसे इम्पॉर्टेंट है। एक सेकंड में कलर चेंज कर दे रहा हूँ इसके लिए। कलर चेंज कर, ये देखिए कि ये जो अकेला टॉपिक जो है 14 मार्क्स का पूछा गया, कब? 2022 में बीयू का एग्जाम में। एक टॉपिक बस, वो डायरेक्ट लिखा कि एक्सप्लेन द वेरियस स्टेप्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कंक्रीट। ये टॉपिक पूछा है प्रोडक्शन ऑफ कंक्रीट में। इसमें कहा है कि 14 मार्क्स का क्वेश्चन दे दिया। क्वेश्चन देखने में तो इजी है लेकिन बहुत बल्कि है। पहला जो हम लोग करते हैं प्रोडक्शन ऑफ कंक्रीट में, क्या करते हैं? सबसे पहले बैचिंग करते हैं। बैचिंग क्या करता है? अलग अलग जो बैचिंग क्या होता है, बैचिंग में अलग, फिर उसके बाद करते हैं मिक्सिंग, फिर करते हैं ट्रांसपोर्टेशन, फिर करता है कि, सॉरी ये गलत लिखा हुआ है, एक सेकंड में मैं इसको करेक्ट कर दे रहा हूँ अभी। इसके जगह पे हो जाएगा प्लेसिंग। यहाँ पे हो गया क्या, यहाँ पे हो गया कॉम्पैक्शन और हो गया फिनिशिंग। फिर एक आता है लास्ट में क्यूरिंग, क्योंकि क्यूरिंग भी एक इम्पॉर्टेंट प्रोडक्शन ऑफ कंक्रीट है, क्योंकि क्यूरिंग के बिना नहीं हो पाएगा। अब बात करते हैं कि बैचिंग होता क्या है। देखिए, तो बैचिंग द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग क्वांटिटी ऑफ इंग्रेडिएंट ऑफ कंक्रीट इज नोन एज बैचिंग। बैचिंग वो होता है कि जब कंक्रीटिंग कर रहे हैं उसमें जो क्वांटिटी, जो इंग्रेडिएंट लग रहा है उसके क्वांटिटी को कंट्रोल करना ही क्या होता है? बैचिंग कहलाता है। अगर टाइप्स ऑफ बैचिंग की बात करें तो वो होता है वॉल्यूम बैचिंग। तो वॉल्यूम बैचिंग में बात करते हैं, इट इज यूज फॉर स्मॉल जॉब्स। इन दिस बैचिंग बल्किंग ऑफ सैंड इज कंसिडर्ड। वॉल्यूम बैचिंग में क्या होता है कि बल्किंग ऑफ सैंड होता है। अब बात करते हैं कि बल्किंग ऑफ सैंड होता क्या है। तो जैसे ये सैंड का एक, जैसे ये सैंड का पार्टिकल है, ठीक है, सैंड का पार्टिकल है वो है ड्राई। अब वो क्या करता है, वो मॉइस्चर एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर ले रहा है। अब मॉइस्चर तो लेगा, मॉइस्चर ले रहा है एक एक फिक्स 4% से लेकर जब 5% वो मॉइस्चर ले लेता है तो वो खुद में एक लेयर बना लेता है वाटर का, जिस कारण से क्या होता है कि वॉल्यूम सैंड का इंक्रीज कर जाता है। इस कारण से हम लोग वॉल्यूम बैचिंग नहीं लेते हैं, क्योंकि जो पानी जो होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है सैंड और बल्किंग हो जाता है, जिस कारण से क्या होता है कि वॉल्यूम का में हम लोग को डिफरेंस आता है। इसी कारण से हम लोग जो एक्यूरेट मेजरमेंट होता है वो होता है वेट बैचिंग। अब बात करते हैं कि नॉमिनल मिक्स वॉल्यूम और वेट वाइज कैन बी यूज। जैसे नॉमिनल मिक्स में क्या करते हैं कि वॉल्यूम वाइज और वेट वाइज दोनों यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि वेट बैचिंग क्या होता है। जब बिगर जॉब करना हो तो वेट बैचिंग यूज कर सकते हैं, और इन डिज़ाइन में ओनली वेट वाइज बैचिंग इज यूज। अगर डिज़ाइनिंग करना हो, मतलब कि जैसे कोई भी बिल्डिंग को हम लोग को डिज़ाइन करना हो कि किस पोर्शन पे कितना लोड लग रहा है, कितना कंक्रीट आएगा, कितना एग्रीगेट आएगा, कितना फाइन एग्रीगेट आएगा, ये सब करना हो तो हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली वेट बैचिंग लेते हैं। वेट बैचिंग लेते हैं। अब बात करते हैं कि मिक्सिंग। मिक्सिंग होता क्या है? तो मिक्सिंग करने का पहले तो देखते हैं कि मिक्सिंग जो होमोजेनियस मिक्सचर बनाने के लिए जो यूज करते हैं उसे हम लोग मिक्सिंग कहते हैं। अब देखते हैं कि होमोजेनियस मिक्सर बनाने का जरूरी क्यों पड़ता है, क्योंकि जितना भी, जैसे क्या हो गया, कंक्रीट बनाने में क्या होगा, सीमेंट, फाइन एग्रीगेट प्लस कोर्स एग्रीगेट प्लस वाटर प्लस एडमिक्सचर। अब ये तो हम लोग क्या किए, बैचिंग के थ्रू किसका किसका अमाउंट कितना है वो लिए। अब इसको मिक्सर में डालते हैं, यानी मिक्स करते हैं, तभी तो हमारा क्या कंक्रीट बनेगा। इसी कारण से हम लोग मिक्सिंग कहते हैं। तो दो टाइप का होता है, वो होता है कि एक होता है हैंड मिक्सिंग, दूसरा होता है मशीन मिक्सिंग। हैंड मिक्सिंग में 10% सीमेंट एक्स्ट्रा देते हैं क्या कहते हैं, सेफर साइड के लिए, और क्या कहते हैं, जो लॉसेस के लिए भी देते हैं। और इसमें जो मिक्सिंग का जो टाइम होता है वो 3 से 5 मिनट होता है। मशीन मिक्सिंग में जो रोटेशन, मशीन मिक्सिंग की बात करें तो उसमें जो रोटेशन होगा 20 आरपीएम, यानी 20 आरपीएम। ये आरपीएम क्या डिनोट करता है, तो आरपीएम होता है रिवॉल्यूशन पर मिनट, यानी 1 मिनट में कितना रिवॉल्यूशन हुआ उसी को हम लोग आरपीएम कहते हैं। अब बात करते हैं कि मिक्सिंग टाइम होता है वो 2 मिनट से मिनिमम 2 मिनट होना ही चाहिए। मिक्सिंग कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की। तो ट्रांसपोर्टेशन में हम लोग पैन यूज करते हैं, बगीज यूज करते हैं, क्रेन बकेट यूज करते हैं, ट्रांजिट मिक्सर यूज कर सकते हैं, टावर क्रेन यूज कर सकते हैं, बेल्ट कन्वेयर यूज कर सकते हैं, पंपिंग और पाइप मेथड, जो कि जैसे छत का या ढलाई होता है उसमें क्या करते हैं हम लोग, पंप के थ्रू क्या करते हैं, लेके जाते हैं, वहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो वो है प्लेसिंग।
तो प्लेसिंग में ये याद रखेंगे कि मैक्सिमम हाइट फॉर प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट इज 1.5 मीटर, 1.5 मीटर के दायरे से ही प्लेसिंग करना है। और ज़्यादा हाइट से प्लेस नहीं करेंगे कोई भी कंक्रीट को। जैसे क्या होता है, पाइप जो पाइप के थ्रू देता है, क्या करता है कि जो मजदूर होते हैं उसको तो आइडिया नहीं होता, वो क्या करते हैं ऊपर से ही पटक देते हैं या फेंक देते हैं। उससे क्या होता है कि हमारा जो डिफेक्ट आता है वो कंक्रीट में क्या होता है, सेग्रीगेट कर जाता है, सेग्रीगेशन हमारा क्रिएट हो जाता है। इसीलिए ज़्यादा हाइट से हम लोग को प्लेस कंक्रीट को नहीं करना है। अब बात करते हैं कि कॉम्पैक्शन की। कॉम्पैक्ट, अब मोल्डिंग भी हो गया, सारा कुछ हो गया, प्लेस भी हो गया। अब भाई उसमें जो एयर फील्ड है, ऐसा तो नहीं प्लेस किया तो एयर भी तो उसमें अपना जगह बनाया, उसको निकालने के लिए, एयर निकालने के लिए उसको क्या करते हैं, कॉम्पैक्शन हम लोग करते हैं। तो हम लोग क्या क्या यूज करते हैं कॉम्पैक्शन मशीन में, हम लोग यूज करते हैं नीडल और इंटरनल वाइब्रेटर, एक्सटर्नल वाइब्रेटर, टेबल वाइब्रेटर, प्लेटफॉर्म वाइब्रेटर, फॉर्म वर्क वाइब्रेटर। अगर ये आपको देखिए, टेबल वाइब्रेटर हो गया, टेबल वाइब्रेटर ये हो गया। टेबल वाइब्रेटर ये क्या है, नीचे ये दिख रहा है, दो आदमी क्या करेगा, एक इधर से पकड़ेगा एक इधर से पकड़ेगा, ये हो गया हमारा टेबल वाइब्रेटर। और ये देखिए निडल वाइब्रेटर, निडल वाइब्रेटर में ये होगा, इसमें क्या होता है ये आपको दिख रहा होगा, सॉरी एक सेकंड मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। हाँ, जैसे देखिए यहाँ पर जो देख रहे हैं आप, ये जो है इसके अंदर जो 20 mm डिफरेंट डिफरेंट टाइप से निडल लगे हुए अंदर में रहते हैं। इसी को प्लेस करने के हम लोग, इसी को निडल वाइब्रेटर हम लोग कहते हैं। और अगर नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो फिर लास्ट में आता है क्या, फिनिशिंग। फिनिशिंग में होता है क्या कि इट रिमूव्स इरेगुलरिटीज़ को, ये इरेगुलरिटीज़ को मेंटेन करता है। और जितना भी जैसे ये जैसे यहाँ पे क्या हो गया कि बैचिंग हो गया, मिक्सिंग हो गया, फिनिशिंग हो गया, सॉरी फिनिशिंग नहीं, कंपैक्शन हो गया, प्लेसिंग, सारा कुछ होने के बाद जब क्या होता है फिनिशिंग, यानी स्मूथ टेक्सचर देना। स्क्रीनिंग करते हैं, हम्स और हॉलोज, यानी कहीं पे गड्ढा है, कहीं उभरा हुआ है तो उसको रिमूव करने के लिए स्क्रीनिंग करते हैं। फ्लोटिंग करते हैं, ट्रॉलिंग करते हैं, यानी ट्रॉलिंग जो हम लोग को देसी भाषा में क्या करनी जिसे कहते हैं, उसे कहते हैं। इरेगुलरिटीज मेंटेन करने के लिए हम लोग फिनिशिंग करते हैं। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट कि क्यूरिंग का। बेसिकली क्यूरिंग होता कुछ नहीं है, जब कंक्रीट बन गया, यानी कंक्रीट जब फॉर्म वर्क से निकल गया तो एक स्ट्रक्चर हम लोग का रेडी हो गया। अभी वो एकदम कच्चा स्ट्रक्चर है, उसको जब पानी देते हैं, पानी प्रोवाइड करते हैं, तो पानी प्रोवाइड करते हैं क्या, जैसे एक सेकंड में देखिए, जैसे ये आप जैसे ले सकते हैं, ये जैसे हमारा क्या हो गया कॉलम, ये जैसे मान लेते हैं अभी कास्ट किए। अब इसको क्या करते हैं कि अब इसको तो पानी का रिक्वायरमेंट होगा। देखिए अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू IS 456 के द्वारा, क्यूरिंग इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग लॉस ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम कंक्रीट वाइल मेंटेनिंग ए सेटिस्फैक्ट्री टेम्परेचर। टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए जो लॉस, पानी का लॉस जो हुआ, मॉइस्चर का जो लॉस हुआ, उसको मेंटेन करने के लिए करते हैं। इसका बेसिकली ये होता है कि जब सीमेंट इसमें होता है, सीमेंट में क्या होता है, हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है। हीट ऑफ हाइड्रेशन यानी जो हीट रिलीज हो रहा है उसको मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एक्सटर्नल इसको पानी से कराए, यानी तराई करते हैं। तराई करने से ये होता है कि जो स्ट्रेंथ अच्छा मिलता है, इसीलिए इसमें क्या करते हैं, जूट बैग लपेट के रख देते हैं और मिनिमम तराई करते रहते हैं। OPC के लिए मिनिमम कितना होना चाहिए क्यूरिंग, 7 डेज। और मिनरल एडमिक्सचर जब यूज करते हैं तो 10 दिन होना चाहिए। और बेस्ट स्ट्रेंथ अगर गेन करना है तो हम लोग को कितना दिन क्यूरिंग करना चाहिए, 28 डेज क्यूरिंग करना चाहिए। एक ये जो है कि मेथड ऑफ क्यूरिंग, ये जो है कि हम लोग के जो पिछले सेमेस्टर में है वो पूछा गया था हम लोग से 7 मार्क्स में। तो चांसेस ज़्यादा है कि इसमें भी पूछने का कि मेथड ऑफ क्यूइंग, उसमें भी बेसिकली डायरेक्ट आपको लिख देगा व्हाट इज़ क्यूइंग, डिफाइन इट्स प्रोसेस, और स्पेशली करके एक क्वेश्चन लगा देगा व्हाट इज़ केमिकल और मेम्ब्रेन क्यूरिंग। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग बेसिकली इस पर ध्यान ज़्यादा दीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं स्प्रिंकलिंग और स्प्रिंग। सब जैसे वर्टिकल वॉल है और कॉलम है, उस पर क्या करते हैं कि हम लोग पाइप लेते हैं, स्प्रिंकलिंग कर देते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, हम लोग का क्यूरिंग हो जाता है। अगर पॉन्डिंग की बात करें तो पॉन्डिंग में एक होता है कि जैसे स्लैब है, रोड है, उसमें क्या करते हैं कि जैसे देखें, जैसे ये हम लोग का छत है, उसको भी स्लैब बोल सकते हैं। अब इसमें ये क्या अभी भी कास्ट हुआ, तो क्या करते हैं कि साइड साइड से एक क्यारी टाइप का उठा देते हैं थोड़ा थोड़ा, उसके बाद क्या करते हैं इसमें
फिर पानी फिल कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि ज़्यादा देर तक पानी रह सके, और पानी जब रह जाएगा फिर उसके बाद पानी जब खत्म जैसे होगा फिर से भर देते हैं। फिर उसमें होता है स्टीम क्यूरिंग, इसमें क्या होता है कि परमिएबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए जब किया जाता है तो उसे स्टीम क्यूरिंग कहते हैं। इंफ्रा रिडक्शन मेथड इंक्रीजेज द रेट ऑफ स्ट्रेंथ स्ट्रेट, मतलब जब प्री कास्टिंग होता है तो उसके अंदर एक चैम्बर बना हुआ रहता है, उसमें जब क्यूरिंग करते हैं उसे कहते हैं इंफ्रा रिडक्शन मेथड। और केमिकल और मेम्ब्रेन क्यूरिंग जब करते हैं तो क्यूरिंग सोडियम सिलिकेट वैक्स, ये याद रखेंगे। सिंथेटिक्स रेजिन्स क्लोरीनेटेड रबर आर यूज फॉर सरफेस ऑफ स्ट्रक्चर, ये सब किस में अंडर में आता है, मेम्ब्रेन क्यूरिंग के आता है। इट रिड्यूसेस लॉस ऑफ मॉइस्चर, मतलब इसमें मॉइस्चर कम रिड्यूस होता है, और ये वैसे जगह पे करते हैं जहाँ पे स्कार पानी की स्कार्सिटी हो। ये खत्म हुआ। अब एक आता है कि नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट ऑफ कंक्रीट। अब बात करें कि आखिर ये नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट ऑफ कंक्रीट होता क्या है, तो एक होता है रीबाउंड हैमर टेस्ट। रीबाउंड हैमर टेस्ट आपको ये दिख रहा होगा, ये क्या होता है कि जैसे एक कॉलम, जैसे ये कॉलम का सरफेस है, यहाँ पे क्या करता है ये जो निडल है या पिन पॉइंट है, पहले क्या करते हैं मार्क कर देते हैं कहाँ वहाँ पे करना है, यहाँ पे फिर रखते हैं, रिबाउंड हैमर के थ्रू एक रीडिंग देता है, सब जगह लेते हैं, फिर क्या करते हैं कि एवरेज लेने के बाद इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। लेकिन इसमें एक्चुअल ये होता है कि 25% का डिफ्लेक्शन आता है इसमें, ठीक है। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट यानी ऐसे करते हैं कि जब आप साइट पे मौजूद ना हो, जब बन रहा हो, अब जब कंक्रीट बन गया रेडी तो हो गया, ऐसा तो नहीं है कि आप उसे तोड़ दोगे, तोड़ोगे नहीं तो कोई दूसरा अल्टरनेट उपाय भी तो है कि आखिर मेरा कंक्रीट सही बना है या नहीं। तो उसमें हम लोग रिबाउंड हैमर टेस्ट करते हैं और अल्ट्रासोनिक पल्स पल्स वेलोसिटी टेस्ट करते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे ये कॉलम है तो यहाँ पे क्या करते हैं कि इमीटर लगाते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं रिसीवर लगाते हैं, यहाँ से अल्ट्रासोनिक वेव निकलता है और ये इमिट करता है। इसमें क्या होता है कि वो वेलोसिटी मेजर करता है, किस वेलोसिटी से गया। इसमें देख सकते हैं कि वेलोसिटी जो होगा वो किलोमीटर पर सेकंड में मेजर किया जाता है, किलोमीटर पर सेकंड में मेजर किया जाता है, और उसी के अनुसार इसका ग्रेडिंग करते हैं। अगर 4.5 किलोमीटर पर सेकंड से ज़्यादा स्पीड आता है तो वो एक्सेलेंट हुआ, अगर 3.5 से 4.5 के बीच हुआ तो वो गुड हुआ, 3 किलोमीटर पर सेकंड से लेकर 3.5 से हुआ वो मीडियम हुआ, और अगर 3 किलोमीटर पर सेकंड से अगर स्पीड कम है तो वो हमारा डाउटफुल कैटेगरी में आता है। अगर बात करें कि डिफेक्ट इन कंक्रीट, ये भी हमारा जो है वो AKU सॉरी यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा गया है। इसको भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो होता है क्या कि डिफेक्ट क्या होता है, ब्लीडिंग। ब्लीडिंग क्या होता है, सेपरेशन ऑफ वाटर और सीमेंट स्लरी फ्रॉम मिक्स इज नोन एज ब्लीडिंग। ब्लीडिंग आखिर होता क्या, ब्लीडिंग वो होता है कि जब वाटर और सीमेंट स्लरी दोनों अलग अलग हो जाए तो वो क्या होता है ब्लीडिंग। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि ब्लीडिंग का एक एग्जाम्पल है, जैसे कास्टिंग हुआ, रूफ बना, वहाँ पे आपको पानी यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे भी पानी दिख रहा होगा, जितना भी ऊपर पानी आ गया ये क्या हो गया, ब्लीड कर गया, ये क्या है, डिफेक्ट है। सेग्रीगेशन किसे कहते हैं, सेपरेशन ऑफ कोर्स एग्रीगेट फ्रॉम मिक्स। जब कोर्स एग्रीगेट का मिक्स से मतलब अलग हो जाए तो उसे हम लोग सेग्रीगेशन कहते हैं। जैसे कि ये देखिए एग्रीगेट आपको ऊपर दिख रहा है, ये बाइंड हुआ ही नहीं ढंग से, इसी कारण से इसे हम लोग कहते हैं कि सेग्रीगेशन, ठीक है। इस कारण से हम सेग्रीगेशन समझ सकते हैं। लेटेंस, व्हेन सीमेंट स्लरी कम्स ऑन टॉप सरफेस एंड हार्डन देन इट इज नोन एज लेटेंस। अब जब देख जैसे यहाँ पे आप क्या किए कि यहाँ पे आप कंक्रीटिंग किए और उसके बाद क्या हुआ कि सीमेंट स्लरी ऊपर आ गया, सीमेंट स्लरी ऊपर आ गया और हार्डन हो गया, तो उसे हम लोग लेटेंस कहते हैं। हनी कॉम्बिंग क्या होता है कि जब प्रॉपर कॉम्पैक्शन नहीं होता है, प्रॉपर कॉम्पैक्शन नहीं होने के कारण जो हमारा वॉइड्स क्रिएट रह जाता है उसे हनी कॉम्बिंग कहते हैं। इफ्लोरेसेंस क्या होता है कि जब वाइट डिपॉजिट यहाँ पे वे डिपॉजिट नहीं, वाइट डिपॉजिट जब हो जाता इस प्रेजेंट हो जाता है किसी भी कंक्रीट पे तो एल्कली के द्वारा, तो उसे हम लोग कहते हैं इफ्लोरेसेंस। अब बात करते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट की, कितने नंबर में पूछा गया है, 7th मार्क्स में। कब कब पूछा गया है, 2023 में। ये क्वेश्चन जो है यूनिवर्सिटी में 7 मार्क्स में 2023 में पूछा गया है। तो क्या क्या वैसा क्या क्या फैक्टर है जो कंक्रीट के ड्यूरेबिलिटी को अफेक्ट करता है। तो सबसे पहला होता है परमिएबिलिटी ऑफ कंक्रीट। अगर परमिएबिलिटी कम है, परमिएबिलिटी अगर कम है तो परमिएबिलिटी जितना ज़्यादा कम होगा ड्यूरेबल उतना कंक्रीट ज़्यादा होगा।
फ्रॉस्ट एक्शन अगर बढ़ेगा तो ड्यूरेबिलिटी घटेगा। सल्फेट अटैक अगर बढ़ेगा ड्यूरेबिलिटी हमारा क्या होगा, वो घटेगा। मिनरल ऑयल अगर कंक्रीट में बढ़ेगा तो ड्यूरेबिलिटी क्या होगा, वो घटेगा। वेजिटेटिव ऑयल बढ़ेगा तो क्या होगा, ड्यूरेबिलिटी घटेगा। अगर शुगर का कंटेंट बढ़ेगा तो ड्यूरेबिलिटी हम लोग का क्या होगा, वो घटेगा। बात करते हैं कि अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, पीसीसी एंड आरसीसी। ये जो टॉपिक है वो 7th मार्क्स में आपका 2023 में पूछा गया है। आखिर पीसीसी और आरसीसी होता क्या है? पीसीसी होता है प्लेन सीमेंट कंक्रीट और आरसीसी होता है रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। पीसीसी में हम लोग हैवी लोड नहीं दे सकते हैं और आरसीसी में क्या हो सकता है कि हम लोग हैवी लोड जैसे बीम, कॉलम, कास्टिंग करना हो उसमें कर सकते हैं। पीसीसी में हम लोग क्या करते हैं, स्टील का यूज नहीं करते हैं। आरसीसी में हम लोग स्टील का यूज करते हैं। और पीसीसी में ये होता है कि बेसिकली क्या होता है कि जो रेनफोर्समेंट होता है वो कोई भी मेटालिक पार्ट उसमें पीसीसी में नहीं होता है, आरसीसी में मेटालिक पार्ट होता है। और पीसीसी को हम लोग बिना डिज़ाइन किए यानी नॉमिनल मिक्स से भी बना सकते हैं और आरसीसी को हम लोग प्रॉपर डिज़ाइन करना पड़ता है, किससे, मिक्स डिज़ाइन से, आईएस कोड के हेल्प के थ्रू। पीसीसी के बात करें, पीसीसी का अगर बात करें तो उसका एग्जांपल हो जाएगा रोड बनाने में, जो गांव के इलाके में होता है, रूरल एरिया में जो होता है, उसमें जो यूज करते हैं वो हम लोग पीसीसी यूज करते हैं। अगर पीसीसी की बात करें कि अगर जब हम लोग को क्या करना हो कि स्मॉल स्ट्रक्चर बनाना हो तो पीसीसी का हम लोग यूज कर सकते हैं। अगर हैवी गुड स्ट्रक्चर, चॉइस ऑफ स्ट्रक्चर देन नीड वेरी, आरसीसी यूज करते हैं। अगर चीपर में बनाना चाहिए, सस्ता में नहीं कर, वो क्या होता है, पीसीसी सस्ता होता है, आरसीसी महंगा होता है। इस तरह से हम लोग ये टॉपिक हम लोग आज फिनिश कर लिए कि पार्ट 1। नेक्स्ट टॉपिक अब हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का जो आएगा, एक सेकंड में आपको बता दे रहा हूँ। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा टॉपिक हम लोग कवर कर लिए। कि वो तो ब्रिक का एक पूरा कंप्लीट हो गया, कंक्रीट हो गया पूरा, पीसीसी हो गया, आरसीसी हो गया, कंस्ट्रक्शन केमिकल हो गया। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में करेंगे स्टोन, फिर करेंगे मोर्टार, पीएससी, स्ट्रक्चरल स्टील, हाई टेंसाइल स्टील, हाई टेंसाइल स्टील हो गया, कार्बन कंपोजिट, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कितना टॉपिक कवर करेंगे। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक आपसे बस कुछ नहीं करना है, बस एक शेयर करना है, अपने जितने भी सारे कॉलेज ग्रुप हैं उसमें शेयर करना है, और एक ये लिखना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि पार्ट 2 और पार्ट 3 सारा आ सके। और एक मैं क्या करूँगा, लास्ट में क्या करूँगा, 2022 के और 2023 का क्वेश्चन का एक जगह आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा सॉल्यूशन का। ये तो क्या होगा, टॉपिक वाइज कवर करते जा रहे हैं, उसमें लास्ट में क्या होगा कि आप एक बार रिवीजन करने के लिए वहाँ पे जा सकते हैं। तो वहाँ पर अगर अगर वो सब पीडीएफ, जितना भी पीडीएफ आप लोग को मतलब अवेलेबल मतलब हो पाएगा, उसको अगर पीडीएफ लेने के लिए आप क्या करना है, हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल जो हमारा होगा कि यूट्यूब के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा उसमें और पिन कमेंट में हमारा क्या होगा कि वो टेलीग्राम चैनल का लिंक अवेलेबल होगा। आप उसको ज्वाइन करके वहाँ से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जितने भी टॉपिक होंगे वो कवर वो आप ले सकते हैं। और PYQ 2022 के जो पार्टिकुलर क्वेश्चन है उसका आप सॉल्यूशन आप PYQ के थ्रू मतलब PDF के फॉर्म में आप ले सकते हैं। बस एक सब्सक्राइब, तो इतना करने के लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है, और सारे कॉलेज ग्रुप में आप ज्वाइन कर सकते हैं। सारे कॉलेज ग्रुप में आप शेयर करके वहाँ पे, और हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है वहाँ पे भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। वो भी, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हमसे अगर जुड़ने के लिए, अगर इंस्टाग्राम पे कनेक्ट होने के लिए, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू एवरीवन।